हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अब अशांत आवर्ती करने का मतलब जो परिमेय संख्या होता है उसका दो तरह का क्या होता है, जो परिमेय संख्या होगा उसका दो तरह का दशमलव प्रसार होता है। या तो वो शांत होगा, ठीक है, या तो वो क्या होगा, शांत होगा, या तो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत क्या होगा, आवर्ती होगा। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको बताना है अशांत आवर्ती होगा। अब शांत वाला का नियम क्या होता है कि लास्ट में जैसे आप जो पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं इसको, तो जो क्यू के रूप में लिख रहे हैं परिमेय संख्या को, इसका जो है गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो वो क्या होगा, शांत होगा। और इसके अलावा कुछ और आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर है? परिमेय संख्या का दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती। अब शांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है, मतलब कि जैसे कुछ लिखा हुआ 5.62, अब ये पॉइंट का क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना, रुक गया। रुक गया मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। क्लियर है? और अगर अशांत आवर्ती मतलब अशांत मतलब क्या हो, जो शांत ना हो। तो जैसे कहने वाले लिए 6.25 ऐसे करके बढ़ते चला जाए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, बढ़ते जा रहा है, शांत नहीं हुआ, रुका नहीं। तो कहने का अभी रिपीट क्या हो रहा है, देखिए 2 5 2 5 2 5, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। 6.25 इस तरह से रेकरिंग करके कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शो कर सकते हैं इसको आप। तो कहने का इसका मतलब हुआ कि क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है, क्या है, अशांत है। अब ये अशांत और क्या हो रहा है, आवर्ती, मतलब क्या रिपीट भी हो रहा है, तो इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब ये क्या है, शांत है। अब आपको दो तरह का होता है, या तो शांत या तो शांत अशांत आवर्ती। अब शांत कहने का मतलब कैसे मालूम चलेगा, आपको बताएं कि जो इसका जो क्यू होगा, क्यू कहने का मतलब जो नीचे वाला, जिसको अंश और हर कहते हैं, समझते हैं ना। तो अंश और हर में से जो हर वाला होगा उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, 2m इंटू 5n के रूप में होता है। क्लियर है? जो अशांत आवर्ती हो जाएगा जो 2 और 5 के रूप में नहीं होगा, कुछ और आ जाएगा उसके अलावा। ठीक है, तो चेक करते हैं हम यहाँ पर। अब क्या है, 17/8 क्या लिखा हुआ है, 17/8। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 17 ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हमको देखना है मेन रूप से। यहाँ 8 लिखा हुआ है। 8 क्या होता है, 2 का क्यू होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यू। तो ये 2 के पावर में आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में? ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो साफ साफ मालूम चल रहा है, 23 लिखा हुआ है, 2 और 5 के रूप में दिख रहा है, तो मतलब क्या है, इसका गुणनखंड 2 5 में है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। थर्ड आइए, थर्ड में क्या दिख रहा है आपको, 455 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 455। इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, तोड़ लीजिए। 455 गुणनखंड निकाल लीजिए आराम से। क्या आ जाएगा, 5 के बारे में 91 बार में, और 13 के बारे में 7 बार में। कहने का मतलब कि इसका गुणनखंड क्या आया, 5 आया, 7 आया, 13 आया। क्या आया, 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो 5 7, तो अब देखिए आपको आना क्या चाहिए था, 2 और 5, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो आ गया यहाँ पर 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसका गुणनखंड में 5 7 13 आ रहा है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो आपका ये वाला सी वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान होगा। ठीक है ना? अब ध्यान समझिएगा, आपको क्या निकालना है, 1y अल्फा और प्लस 1y बीटा। ठीक है, क्या निकालना है, 1y अल्फा प्लस 1y बीटा। अब ये कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि इसका हम अगर एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बीटा, और यहाँ से क्या आएगा, अल्फा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो मेन रूप से आपको यही निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों को रख के हम क्या कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, हमको मतलब कि ये पूरा नहीं सॉल्व करना है, मतलब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसको हम अल्फा बीटा टोटल नहीं सॉल्व करके हम सीधे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके हम मान पुट करके आंसर ला सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। आप फार्मूला पढ़ चुके होंगे, माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्या फार्मूला गया, माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी बाई ए मतलब हो गया, आप जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, कुछ नहीं, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -5 जो एक्स का गुणांक है। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा।
क्लियर है। अब माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस तो लिख दिए फार्मूला वाइज, बी क्या हो गया आपका -5 जो है -5 लिख दिए, और बटा में ए कितना आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, 1 रख दिए। इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया +5। क्लियर हो रहा है, ठीक है। उस तरफ फिर से हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब ये सी बाई हो जाएगा, सी कितना दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है, ए कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ 1 लिख दिए, तो क्या आ जाएगा 7/1 = 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा ये वाला 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, अभी इसको हम सॉल्व किए तो आप देख रहे क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, तो हम सीधे हम मान पुट कर दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा रखेंगे 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 7, तो इस प्रकार 5/7 ये आपका आंसर निकल के आएगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 5/7, या सी नंबर, सी में टिक लगा लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है sin π/4 माइनस cos π/4, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री में बताते हैं 180 लेना, आपको क्या लेना है 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है π/4, तो 180 को अगर हम 4 से भागा दे तो क्या होगा ये बताइए। 180 का आधा कितना होता है 90, 90 का आधा कितना 45, तो 4 से भागा देंगे क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है, 4 से भागा दिए क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है साइन π/4 मतलब साइन क्या है 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। फिर माइनस में आइए cos 45, चूंकि ये भी वही चीज है तो 45 डिग्री आएगा, तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे ऑप्शन ए में, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में ABC और DEF, ठीक है, दो त्रिभुज है ABC और DEF है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज के लिए क्या कहा जा रहा है 2AB बराबर DE दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है 2AB बराबर DE। अब AB कहाँ दिख रहा है ये हो गया, और D कौन सा होगी भुजा हो गया, ये वाला भुजा हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाती है और उसका प्रत्येक संगत कोण क्या होता है बराबर हो जाता है, और प्रत्येक संगत भुजा समानुपाती हो जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ये दे दिया कि 2AB बराबर D। अब यहाँ से अब एक कर सकते हैं हम कि AB, अब देखिए गुना में कहाँ आ जाएगा बटा में आ जाएगा A बटा D, कुछ नहीं, यहाँ क्या बचा 1, ये जो गुना में कहा जाएगा बटा में जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि AB बटा DE बराबर 1/2, मतलब कि AB और DE का जो रेशियो निकला वो कितना निकला 1/2 का निकला, 1 और 2 का अनुपात निकला है। अब उसी से हमको BC मालूम है 8 सेंटीमीटर, क्या निकालना है आपको EF निकालना है, क्या निकालना है EF निकालना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है, क्या है दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है इसका मतलब हुआ इसके भुजाएं समानुपाती होगी, एक ही अनुपात में, जब AB और D का अनुपात 1:2 का हो गया तो इसका कहने का मतलब कि इसका भी अनुपात क्या होगा 1:2 का ही होगा। तो कहने का मतलब अब देखिए यहाँ 1 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या होगा 16 हो जाएगा। आ रहा समझ में आपको, या तो डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, या तो उसी तरह से AB बटा DE बराबर 1/2 है ना, उस तरह से हो जाएगा BC बटा EF इक्वल टू में क्या 1/2, रेशियो तो सेम होगा। अब BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और हमको EF नहीं मालूम है, बराबर में यहाँ पे क्या है 1/2, जो गुना में कहा जाएगा भागा में, भागा क्या होता है गुना होता है, जी क्या है बटा में है ना तो गुना हो जाएगा, और ये जो भागा में क्या आ जाएगा इधर गुना हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा EF इक्वल टू 2 × 8 क्या आ जाएगा 2 × 8 कर दीजिए क्या आ जाएगा 16। आ रहा समझ में। तो आप या तो सीधे 1 का वैल्यू 8 है, 2 का वैल्यू क्या होगा 16, सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से भी शो कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में तो ये शो करना नहीं है, आपको सीधे बनाता ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो चीज दिया है तो उसके फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है वृत्त का 2πr, क्या होता है
2 पाई आर। तो टू तो हमको मालूम है, 2 का 2 रहेगा। पाई का वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7 या फिर 3.14, लेकिन हमको आर निकालना होगा। जब तक आर नहीं निकलेगा तब तक हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो हमको आर निकालना होगा। आर कैसे निकालेंगे? उसके लिए आर नहीं, देखिए क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम क्या पता है, 22/7 रख लीजिए आराम से, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर है कितना हमको नहीं मालूम, आर स्क्वायर छोड़ दीजिए। इक्वल टू में इधर क्या दे रहा है, इसका जो वैल्यू उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, 154 रख दिए। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ रख देंगे 154। अब देखिए सिंपल से इसको कट कुट करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर, ये 154 है, ये जो बटा में कहाँ जाएगा, गुना में, और जो गुना में कहाँ आएगा, बटा में। ये तो आप समझ में आ रहा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब कट कीजिए, 11 के बार में 2 बार में, 11 के बार में कितने बार में, 15 नहीं आते, 1 में 11 आएगा, क्या बचेगा 4, 4 4 44, 4 बार में 44 लग जाएगा, 2 के बार में 7 बार में। तो इधर आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर आया, इधर क्या है 7 × 7, 7 का स्क्वायर आया। तो इस प्रकार आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ रहा समझ में, आर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, परिमाप, सीधे पुट कर दीजिए, क्या होता है 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या आया, 7 आया है, 7 रख देंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 2 × 22, और 22 के कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये आपका निकल के आ गया परिमाप। तो कहाँ दिख रहा है 44, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर